उस शासनादेश के बावजूद भी जमीनें मुक्त नहीं की गई। जो आदमी या जो भूधारक उच्च न्यायालय पहुंच गया, उसका केस देख लिया गया और बाकी के बाकी फाइलें वैसी दबी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्बन लैंड सीलिंग के बारे में। पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की थी अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 के बारे में। ये एक्ट क्यों लागू किया गया और जब इस एक्ट के कारण विसंगतियां पैदा हुई तो उस विसंगतियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को रिपील किया गया और अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन रिपील एक्ट 1999 को लेकर आया गया। अर्बन सीलिंग रिपील एक्ट 1999 के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट बीडी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सीलिंग रिपील एक्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या कारण थे? सीलिंग रिपील एक्ट लाने के पीछे बहुत कारण है। इससे पूर्व जो एपिसोड है उसमें हमने बताया था कि अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 का मोस्टली इंटरप्रिटेशन गलत हुआ था और उस एक्ट को सक्षम प्राधिकारी समझ नहीं पाए थे। कुछ उन्होंने हठधर्मी की तथा मिक्स कर दिया, उसकी परिभाषाएं नहीं समझ पाए, कहाँ पर कौन सा प्राविधान लागू होगा ये नहीं जान पाए। इसलिए रिपील एक्ट की तमाम शिकायतें हुई, शासन को शिकायतें हुई, प्रदेश शासन को शिकायतें हुई, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को शिकायतें हुई। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई और बहुत ज़्यादा विसंगतियां आने लगी, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे, तब ये देखा गया कि ये अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 को रिपील किया जाए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था और न ही जो वैकेंट लैंड थी वो सरकार को आसानी से प्राप्त हो रही थी। इसलिए अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन रिपील एक्ट 1999 लाया गया, जो 18 मार्च 1999 को लागू हुआ। रिपील एक्ट में सीलिंग से प्रभावित जमीन मुक्त करने के क्या प्रावधान है? रिपील एक्ट में केवल 5 या 6 सेक्शंस दी हुई है, जिसमें सेक्शन 3 और 4 रिपील एक्ट की सेक्शन 3 जो है उसमें सबसे पहले तो ये कहा है कि जो जमीन धारा 10(3) के अंतर्गत सरकार में वेस्ट हो गई है और जिस पर सरकार द्वारा कब्जा ले लिया गया है, उसको ये एक्ट प्रभावित नहीं करेगा। और दूसरा ये कहा गया है सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 में कि जहां पर धारा 20 की छूट के लिए धारा 20 की उपधारा 1 में जो सरकार ने छूट दे दी है, तो ऐसी भूमि जिसमें ये आदेश पारित कर दिया गया है उस पर भी ये एक्ट प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई पेमेंट धारा 20(1) के अंतर्गत सरकार को भुगतान कर दिया गया है तो उस पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। और इसके अलावा उसकी धारा 2(3) की उपधारा 2 में 2 का जो ए है उसमें दिया गया है कि सब सेक्शन 3 सेक्शन 10 मतलब धारा 10 की उपधारा 3 के अंतर्गत अगर कोई प्रिंसिपल एक्ट के तहत कब्जा ले लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किए गए किसी व्यक्ति द्वारा, तो ऐसी
जमीन पर भी ये प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार कोई अमाउंट यदि राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को दे दिया गया है जिसकी जमीन वैकेंट घोषित की गई है, तो जब तक वो उस धनराशि को वापस नहीं करेगा तब तक वो जमीन उसको वापस नहीं की जाएगी। कोई भी, उसकी धारा 4 में कहा गया है कि सारी प्रोसीडिंग्स जो इस संबंध में हैं और वो कहीं भी दिनांक 18/3/1999 के एक्ट लागू होने के पूर्व किसी न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में, किसी अधिकारी के यहाँ अगर पेंडिंग है तो वो सारी की सारी अवेट कर दी जाएगी। लेकिन ये अधिनियम धारा 11, 12, 13 एवं 14 सेक्शंस पर लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने नगर सीलिंग से प्रभावित की गई जमीन को अवमुक्त करने हेतु क्या क्या व्यवस्थाएं प्रतिपादित की हैं? माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने सीलिंग में गलत तरीके से जो भूमियां शासन में बेस्ट कर दी गई थी, उनको अवमुक्त करने के लिए रिट द्वारा अपने यहाँ इंटरटेन किया और इंटरटेन करने के लिए उन्होंने पूरे एक्ट पर ध्यान देते हुए ये देखा कि एक्चुअल फिजिकल पोजेशन हुआ अथवा नहीं। सेक्शन 8, 4 से 9(1), 10(1), 10(3), 10(5), 10(6) की कार्रवाइयाँ सही तरीके से हुई अथवा नहीं, और यदि नहीं हुई तो उन्होंने जो आदेश, जहाँ तक जो कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी ने की है, उन सारी कार्रवाइयों को समाप्त करते हुए, और यदि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उनका इंदराज करा दिया है तो उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी सही करने के लिए निर्देश दिए माननीय उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने अगर कहीं ये बात नहीं मानी और उसके विपरीत आदेश कर दिया, या सरकार उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गई, तो उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय उच्च न्यायालय की दी गई व्यवस्था को सही माना और सरकार द्वारा की गई सारी अपीलें निरस्त कर दी। सब माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थाओं को देखते हुए शासन द्वारा समय समय पर शासनादेश भेजे जाते रहे, और उन शासनादेशों में स्पष्ट ये कह दिया कि जहाँ एक्चुअल फिजिकल पोजेशन यदि नहीं है और सारी कार्रवाइयाँ या कतिपय कार्रवाइयाँ जो आवश्यक हैं होना वो नियमानुसार नहीं की गई हैं, तो उसके द्वारा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा गलत इंटरप्रिटेशन किए गए या गलत आदेश किए गए या गलत तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई, वो सारी रिक्त भूमियां अब मुक्त कर दी गई। अधिकारीगण शासन के द्वारा शासनादेश भेजने के बावजूद भी जो सीलिंग से प्रभावित की गई भूमि है, किस प्रकार से गलत गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं? अधिकारीगण शासन द्वारा शासनादेश भेजने के उपरांत भी गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और खाली इंटरप्रेट ही नहीं कर रहे हैं, उनके समक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन देता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, तो
जहां पर उनकी अपने आपस में बात तय हो जाती है वही केसेस देखते हैं, वरना उन्हें चाहिए ये कि इस प्रकार के जितने भी केसेस हैं उन सबको एक ही बार में डिसाइड कर दें और जो भूमियां अवमुक्त होनी है उनको अवमुक्त कर दें और उनको देखें कि एक्चुअल फिजिकल पोजीशन है या नहीं। और एक्चुअल फिजिकल पोजीशन नहीं है, फर्जी तरीके से कागजों में उन्होंने अगर दर्ज कर लिया है तो उसको, और जिस पर जो फॉर्मेट है या जो फॉर्म होने चाहिए 10-3, 10-5, 10-6 के, और वो नहीं है तो उस जमीन को सक्षम प्राधिकारी को अवमुक्त कर देना चाहिए। अगर वो सक्षम प्राधिकारी ऐसी भूमि को अवमुक्त कर देते हैं, जैसा ऊपर बताया अभी, कि वो भूमि जिस पर कब्जा नहीं लिया गया है 10-3 हो गई, वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी यह है कि वो भूमि जो जिस पर के रेमुनरेशन दे दिया गया, संदेह धनराशि दे दी गई है लेकिन कब्जा नहीं लिया गया, तो वो संदेह धनराशि वापस कराएगा, वो जमीन उसको वापस कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो जमीन सीलिंग में नहीं है और सीलिंग में दर्ज कर दी गई वो भी वापस हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारी जमीनें देखकर सक्षम प्राधिकारियों को सारी की सारी वापस कर देनी चाहिए, तब ये विसंगतियां दूर हो सकती हैं। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव आवास पंधारी यादव ने एक शासनादेश 2015 में जारी किया। राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में पंधारी यादव द्वारा जारी किया गया शासनादेश पूरे का पूरा डिस्कस किया गया है और उसमें सारा सब कुछ ये बताया गया है कि इसमें फॉर्मेट सही नहीं था, कब्जा सही तरीके से लिया नहीं गया, लिहाजा ये जमीन जो है वो मुक्त कर दी जाए। उस शासनादेश के बावजूद भी जमीनें मुक्त नहीं की गई। जो आदमी या जो भूधारक उच्च न्यायालय पहुंच गया उसका केस देख लिया गया और बाकी के बाकी फाइलें वैसी दबी पड़ी। मेन चीज ये प्रॉब्लम तो किसानों से जुड़ी हुई थी कि किसानों की जो कृषि भूमि थी उसको वैकेंट लैंड घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो क्योंकि किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये धांधलियां ऑफिसर्स या बाकी लोगों ने मिलकर की है। ये बात सही है कि किसानों की भूमि कृषि भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई। उनको तो केवल इतना देखना है कि 1382 फसली यानी 1976 में उस भूमि पर कृषि हो रही थी और वहां पर मास्टर प्लान नहीं था। ऐसी भूमियां तो एक आदेश से ही वापस कर देनी चाहिए सारी की सारी, और जहां पर मास्टर प्लान भी है और वो जमीनें उन्होंने अतिरिक्त घोषित की हैं, लेकिन उन केसेज में भी ये विसंगतियां रह गई हैं जो हमने बताई ऊपर, तो वो भूमि भी मुक्त करनी पड़ेगी। रिपील एक्ट की सही और कानूनी इंटरप्रिटेशन क्या क्या है? रिपील एक्ट का सही और कानूनी इंटरप्रिटेशन यही है जैसा कि धारा 3 और धारा 4 में दिया गया है। धारा 3 में दिया गया ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि धारा 3 में एक चीज तो ये है कि जहां सेक्शन 10(3) में जमीन राज्य सरकार में वेस्ट कर दी गई तो ऐसी जमीनें वो वापस कर दी जाएंगी यदि उन पर एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं दिया गया है, और वो भूमि जिसका संदेह धनराशि किसान को दे दी गई है
या भूधारक को दे दी गई है और भूधारक उस संदेह धनराशि को वापस कर देगा तो उसकी भूमि उसे वापस कर दी जाएगी। आप यहाँ पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह से अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में समझाया और अर्बन लैंड सीलिंग रिपील एक्ट के बारे में भी आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया। हमारे पास में कुछ हमारे दर्शकों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम अपने आने वाले अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि उनके सारे क्वेश्चंस को लें, आप उनके सवालों के जवाब दें। धन्यवाद। आपके भी अगर अर्बन लैंड सीलिंग से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई सवाल है और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने मैसेजेस हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या हमारे ईमेल के माध्यम से आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा